हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। कैसा हो कि अगर आपने शादी तो की है पर शादी के बाद आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ अलग रहने लगे बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़नेबल कारण भी ना हो अलग होने का, पर अलग अलग रह रहे हैं। अब शादी होती है तो शादी क्यों की जाती है? शादी इसलिए की जाती है कि एक दूसरे का उत्तरदायित्व आ जाता है एक दूसरे पर, एक दूसरे की फैमिली का, आपस में साथ रहें, एक दूसरे को समझे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब आप अगर एक समाजशास्त्री और समाजशास्त्र से आपने पीएचडी करी या समाजशास्त्र पढ़ा है तो उसमें पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह दिया होगा कि सीधा एक हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू शादी के को और मुस्लिम विवाह को एक शब्द में एक्सप्लेन करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है और हिंदू विवाह एक उत्तरदायित्व है। एक वन वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं तो यही है हिंदू विवाह अधिनियम। एक आप कह सकते हैं जो हिंदू विवाह है यह एक उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को समझना होता है। थोड़ा वो झुके और थोड़ा हम झुके, इस तरीके से काम चलता है। पर कैसा हो कि शादी तो हो जाए पर दोनों अलग अलग रहें, वो भी बिना किसी रीज़न के, पता ही ना हो। पत्नी मैके चली गई तो चली गई, हस्बैंड चला गया तो चला गया, महीनों महीनों पता ही नहीं है कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई रिजनेबल कारण भी नहीं अलग होने का। हो सकता है ऐसा होता भी है। तब ऐसी क्या पिटीशन दाखिल कर सकते हैं हम, या क्या ऐसे कानून हैं, क्या सी उसकी धारा है जिससे हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के बारे में, जो स्पेशली इसी के लिए आपको राइट्स देती है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, और ये राइट, ये जो धारा 9 के तहत जो राइट दिए जाते हैं ये ना सिर्फ हस्बैंड को प्राप्त हैं बल्कि औरत और आदमी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इसके तहत लीगल एक्शन ले सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो हम धारा 9 के बारे में जानेंगे। धारा 9 क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। धारा 9 जानी जाती है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हिंदी में बोले तो दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना, या हम इसे कह सकते हैं तलाक रोकने का एक तरीका, या शादियों को टूटने से बचाने का एक तरीका, कोई भी नाम दे सकते। अगर हम इस धारा को समझना चाहें, अब बात उठ क्यों रही है, ये लॉ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लॉ में तो आप आईपीसी सीआरपीसी धाराएं पढ़ते ही हैं, परंतु यूपीएससी स्टेट पीएससी क्योंकि ये करंट में भी रही है। अभी इसी के हाल फिलहाल में इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई है। दाखिल क्यों की गई है वो भी बताएंगे, पर आप इसको समझ लीजिए। धारा कब प्रयोग में लाई जाती है? प्रयोग में तब लाई जाती है जब आप शादीशुदा हैं पर आप बिना किसी कारण के अपनी पत्नी से या फिर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है। कोई कारण नहीं है उनके पास अलग रहने का। भाई पत्नी मैके चली गई, 5-6 महीने से वहीं पर है। अब शादी की क्यों गई है? शादी इसलिए की गई है कि ताकि एक दूसरे को समझे। कुछ फ़र्ज़ भी होते हैं शादी के बाद। अगर आपको बिल्कुल ही स्वतंत्र रहना था तो आपने शादी की ही क्यों? बिल्कुल यही बात है ना। आप बिल्कुल अलग रह लेते, आपको कोई कुछ नहीं कहता। तो शादी जब की जाती है तो शादी में कुछ उत्तरदायित्व आते हैं, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है, एक दूसरे के परिवार के प्रति होता है। कहते नहीं, शादी ना सिर्फ दो लोगों को जोड़ती है बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ती है सामाजिक तौर पर। तो हिंदू आज भी हमारे यहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता की तरह शादी को नहीं लिया जाता है। वो एक बहुत एक पवित्र संस्था है। शादी को अगर कहें तो शादी हमारे यहाँ पर एक उत्तरदायित्व है। अब उत्तरदायित्व में तो ये नहीं होता कि आपने शादी कर ली, आप 5-6 महीने तक 5-6 महीने तक आप अगर मैके चली गई तो वहीं पर रह रहे हैं, या फिर आप हस्बैंड है तो आप बाहर ही रह रहे हैं, घर से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ है, आपको पता ही नहीं है, आपके हस्बैंड आपके साथ रहते ही नहीं हैं, चले गए हैं बाहर बिना किसी रीज़न के, या आपकी वाइफ है मैके चली गई है वापस आ ही नहीं रही है, तो आप ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोर्ट आपके बात सुनेगा और आपकी वाइफ को कहेगा कि वो आपके साथ आकर रहें, या हस्बैंड ऐसे रहता है तो वो उनको कहेगा कि वो आपके साथ आकर रहें। अब बात क्या है कि चलिए ठीक है, पर इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि अगर आपका वैवाहिक जीवन अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं
और आप डिप्रेशन के शिकार हैं, पैसा बहुत है पर डिप्रेशन है, वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है, तो इस कारण से बहुत मौतें भी हो रही हैं। ये रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, पिछले महीने। तो आप जानते हैं कि अभी क्या हो गया है कि दो लोग हैं आपस में, एक दूसरे से बन नहीं रही है। आप बात बात पर टोंट मार देते हैं, तूने खाना सही नहीं बनाया, या तुम कमा के नहीं ला पा रहे, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, बहुत सारे टोंट हैं, दहेज नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर मन ही नहीं मिल रहा। अब ज़बरदस्ती भी रहने में कोई फ़ायदा नहीं, जब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, मन नहीं मिल रहा, एक दूसरे से ज़बरदस्ती भी बांध के नहीं रखना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बनता है तो उसमें कुछ ऐसा ही हाल होता है कि ज़बरदस्ती क्या होती है, फिर झूठ बोले जाते हैं। आप आजकल तो ये बहुत हो रहा है। तो ये बात सच है कि इस तरीके की बातें उठती रहती हैं, तो ये एक अपनी सच्चाई है शादीशुदा जीवन की। पर बात यहाँ पे ये उठ रही है कि धारानु ये कहती है, बिल्कुल ठीक है, ये कहती हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर एक केस बताऊँ, यहाँ मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। 1983 का केस है। टी सरिता बनाम टी सुब्रमण्यम वेंकट, इन दोनों के मध्य विवाद हो गया था। इनकी शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ, जो इनकी वाइफ थी वो आप कह सकते हो चाइल्ड आर्टिस्ट, यानी कि बचपन से ही आर्टिस्ट थी। अब आर्टिस्ट में तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर जहाँ आपकी शादी हुई आप वहीं रह कर, ऐसा किसी भी जॉब में नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं पहले से ही और आपको जहाँ आपका तबादला कर दिया जाएगा, आपको वहाँ जाना होगा। कुछ आर्टिस्ट का भी ऐसे ही होता है, आज यहाँ शूट है, कल और कहीं शूट है। तो जब शादी हो गई, सबसे पहली बात तो उनको पता था, बिल्कुल ये पता था कि आर्टिस्ट हैं, काम कैसे छोड़ेंगे भाई। काम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्थिति, आजकल का जो माहौल है वो तो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, जब जाके बच्चों की पेरेंटिंग और परिवार बहुत अच्छे से काम करता है। तो पहले उनको ये पता था कि ये आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट एक जगह रहकर प्रॉपर, ये नहीं है कि भाई आज मेरा शूट यहाँ है, मैं रोज़ घर पे आ ही जाऊँगी। भाई बाहर का शूट है तो कैसे अप डाउन करेंगी। तो यहाँ पर पिटिशन टी वेंकट सुब्रमण्यम जी के द्वारा दाखिल की गई अपनी पत्नी के खिलाफ कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, और पर्टिकुलर जो ये कार्य करती हैं वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से इनको देश विदेश जाना पड़ता है और घर से ये काफ़ी समय तक दूर रहती हैं। ये पिटीशन दाखिल की गई सरिता जी के पति के द्वारा। अब जब ये पिटीशन दाखिल की गई तो इनकी पत्नी जो सरिता जी थी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे व्यक्तिगत अधिकार है कि मैं अपना पेशा चुन सकती हूँ, अर्थात मुझे जो काम करना है वो चुन सकती हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बारे में यहाँ पर कहा गया है, यानी कि यहाँ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ले आई, वो संविधान को ले आई। ये आप जानते हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम में एक फैमिली कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। फैमिली का तात्पर्य ये उत्तरदायित्व है और एक दूसरे को समझना। कोई कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को झुकना पड़ता है। फैमिली चलती ही तभी है जब एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, और थोड़ा आप झुकेंगे और थोड़ा हम झुकेंगे। पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं जिनको बैलेंस करके चलना पड़ता है, कोई किसी से कम नहीं होता। तो कुछ ऐसा रिश्ता होता है हमारे यहाँ पर पति पत्नी का। अब बात करते हैं, सरिता जी इसमें केस को जीती कैसे, जब उन्होंने आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, सबसे पहले बात उन्होंने जो अपनी बात रखी, अपनी दलील पेश की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसके अंदर ले आई और उन्होंने आर्टिकल 14 कहा। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देखा है। आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आप कोई भी हैं, थर्ड जेंडर भी हैं, तब भी आपको समानता का अधिकार है। आप अलग अलग हैं, आपके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। पहली दलील ये दी, और दूसरी दलील दी उन्होंने आर्टिकल 21 के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मेरे को अधिकार है अपना गरिमा में जीवन जीने का, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये कार्य करूँ। और ये पहले से ही इनको पता था, शादी से पहले का, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये मेरे को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं ज़बरदस्ती इनके साथ आके रहूं या इनके साथ
संबंध बनाऊं, इस तरीके से मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे नहीं है पसंद, मैं नहीं चाहती इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, तो ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस धारा के तहत कि मैं ज़बरदस्ती इनके साथ आके रहूं। तो कोर्ट ने भी इसको सही माना और फैसला गया सरिता जी के पक्ष में। अब क्या उसके बाद भी कोर्ट ने इसी तरीके का अपना वर्डिक्ट रखा? नहीं। 1984 की बात करते हैं, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन। ये बात कही गई कि फैमिली जो होती है, फैमिली उत्तरदायित्व के लिए होती है। उत्तरदायित्व में एक दूसरे को झुकना होता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। कभी हस्बैंड को भी झुकना चाहिए और वाइफ को भी झुकना चाहिए। अगर आपको अलग ही रहना था, आपको स्वतंत्रता से ही रहना था, तो आपने शादी की क्यों? कुछ इस तरीके का वर्डिक्ट दिया कि फैमिली कोर्ट है ये, फैमिली और कॉन्स्टिट्यूशन को हम आपस में जॉइंट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमें अधिकार देता है कि हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, पर फैमिली में तो एक दूसरे का उत्तरदायित्व होता है। बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, ना सिर्फ आदमी के लिए पर औरत के लिए भी, औरत की भी अपनी फैमिली होती है। तो हमें एक दूसरे को समझकर चलना होता है। फैमिली ये होती है, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। और ये जो एक्ट है ये हिंदू लोगों पर, जो सिख भी हिंदुओं में रखे जाते हैं, जैन भी, बौद्ध भी, जो हिंदुओं विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो भी आते हैं सभी के ऊपर ये लागू होता है। और यहाँ पर फैक्चुअल बात ये है कि पहले ये जम्मू कश्मीर अर्थात JNK पे लागू नहीं होता था, पर अभी हाल ही की स्थिति में 30 अक्टूबर 2019 से ये पूरे देश में लागू है, इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। जो अभी आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर को बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं इसको बांटकर। तो तब से जम्मू कश्मीर में भी ये लॉ लागू होता है। मुस्लिम पर लागू नहीं होता और क्रिश्चियन और पारसी पर ये लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि ये हिंदू के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब यहाँ बात क्या उठती है? बात ये उठती है कि ठीक है, हमारे पास रीज़नेबल, अगर आपके पास कोई अलग रहने का रीज़नेबल कारण नहीं है तो आप अलग क्यों रह रहे हैं? या तो आप डिवोर्स ले लीजिए, या फिर आप इस एक्ट को तब भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम एक दूसरे, बिल्कुल हिंदुओं में तलाक लेना तो देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई हलवा है बनाया और खा गए। बहुत डिप्रेशन हो जाता है, बहुत कुछ देखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है। पर आज भी हमारे यहाँ पर पाश्चात्य कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं है आज शादी हुई कल तलाक ले लिया, इस तरीके का कल्चर नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, छोटी छोटी बातों पर टोंट मारे जाते हैं, या फिर हमारी जो विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते, हम बहुत बंधा महसूस करते हैं। तो इस तरीके से पूरी जीवन बिताना भी सही नहीं है। भाई हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, हम बंधा महसूस करते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम आज़ाद हो जाएं, और आज़ाद होने का तरीका है कि आप डिवोर्स ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अलग रहें और वो अलग रहें, ये भी कोई तरीका नहीं है। या फिर आप आपस में बॉन्डिंग बनाइए अच्छी, और एक दूसरे से बात कीजिए जिससे आप और आपके पार्टनर गलतफहमी दूर कर सकें और साथ में वापस आ सकें। अगर आपको नहीं रहना तो आप खुल के बताइए, खुलकर बात कीजिए कि भाई मैं नहीं रहना चाहती। क्योंकि अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे से विचार ही नहीं मिल रहे, तो ज़बरदस्ती भी रिश्ता नहीं चलाया जा सकता। फिर ज़बरदस्ती में क्या होता है कि ज़बरदस्ती में फिर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ क्या होता है, हमें डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, घर में सुख शांति नहीं मिलती, हम कितना भी कमा लें जीवन में सुख और शांति नहीं है, वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं है, तो हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी ऐसा होता है। अभी जो मैंने आपको बताया, हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी जिसके कारण बहुत मृत्यु भी हो रही है डिप्रेशन के कारण, दुखी वैवाहिक जीवन के कारण। तो कुछ ऐसा होता है। अब बात ये की गई कि अगर फोर्सेबल तरीके से कोई बता नहीं पा रही है, लेडीज़ है या जेंट्स है, नहीं कह पा रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या फिर जैसे यौन अपराध को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब आपके बंद कमरे में क्या किया, किसे आप यौन अपराध मानेंगे या नहीं मानेंगे? हो सकता है वो आपके पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, वो उसको यौन अपराध नहीं लगा हो, पर आपके लिए वो यौन अपराध हो, आपको नहीं लगा हो।
जब आप और आपका पार्टनर शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल होते हैं, तब उनको ऐसा ना लगा हो कि भाई मैंने कोई गलत तरीका अपनाया, पर आपको गलत तरीका लगा हो। अब आप एक चार दीवारी के अंदर कैसे जज कर पाएंगे हस्बैंड वाइफ के अंतर्गत कि हाँ अंदर की ये एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं। अब कोई बिना रीज़न के तो किसी से अलग नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बिना रीज़न के नहीं होते, ऐसे भी रहने चले जाते हैं। छोटी मोटी बात होती है, छोटी मोटी गुस्सा हुआ, चले गए 5-6 महीने के लिए। अब चले गए, जब तक बात नहीं करेंगे, आपस में बात ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे होगा? नहीं करते, 6-7 महीने से अलग रह रहे हैं। या फिर अलग रहने का रीज़न हो कि हम बाहर काम करते हैं, अब जैसे हमारे जवान हैं, सैनिक हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, या फिर हम बाहर जाते हैं, विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, महीनों महीनों साल साल में आते हैं, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जॉब करने जाते हैं, या फिर हमारी सर्विस ऐसी है कि हमें बाहर रहना पड़ता है, हमारा काम ऐसा है, हमें बाहर रहना पड़ता है। तो ये हो गए रीज़नेबल कारण। पर बिना, छोटी सी बात हो गई, तूने मुझे तू कह दिया, मैंने तुझे तू बोल दिया, इसलिए मैं अलग हो गई। और उसके बाद अलग क्या हो गई कि हम अलग अलग रह रहे हैं, और उसके बाद कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम बात करके सॉल्व कर लें प्रॉब्लम को, ऐसी कोशिश भी नहीं कर रहे। अब इसमें क्या हो रहा है, हम दो तो सफ़र कर ही रहे हैं, हमारी फैमिली भी सफ़र कर रही है कि अगर आपको साथ रहना है तो बताइए, नहीं रहना तो बताइए। तो एक कारण तो ये रीज़न हो गया कि आप प्रॉपर अलग हो जाएं, पर कोशिश की जाती है कि अलग ना हो किसी भी तरीके से। तो ये जो धारा 9 है, ये एक कोशिश है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके माध्यम से आप सॉल्यूशन कर सकें। जब आप दोनों को बुलाया जाएगा, बातचीत होगी, तो हो सकता है कि सॉल्यूशन भी हो जाए। आपकी प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी हो ही ना, बस आप अपने अपने ईगो में बैठे हुए थे और बातचीत कर नहीं रहे थे, छोटी सी प्रॉब्लम थी, कहते नहीं खोदा पहाड़ और निकली छुई, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी। तो आप धारा 9 पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा है। पर मैंने जो आपसे कहा, बात यहाँ पर उठ रही है कि स्वतंत्रता के अधिकार को हनन, गरिमा में जीवन का हनन, क्योंकि बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ के बीच क्या हुआ, किसे यौन अपराध में रखा जाए या नहीं रखा जाए, और फिर फोर्सेबल तरीके से कुछ धमकी दे दी हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा, कुछ कह दिया गया, एक रहना चाह रहा है, एक नहीं रहना चाह रही है, हस्बैंड रहना चाह रहा है, वाइफ नहीं रहना चाह रही है, वाइफ रहना चाह रही है, हस्बैंड नहीं रहना चाह रहा साथ में, और उन्होंने सामने वाले को, फैमिली को धमका दिया या कुछ कह दिया, और फिर फोर्सेबल तरीके से धारा 9 का यूज़ करके वो साथ में उसको दबाव डाला गया कि आप साथ में रहिए। तो इस वजह से ये चर्चा का कारण है कि इसके तहत क्या होगा, इसके तहत पिटीशन दाखिल क्यों की गई है। इसके तहत पिटीशन इसलिए दाखिल की गई है कि इसके तहत हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आदमी हो या औरत, सभी के अपने मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। जीवन के अधिकार और हमारी प्राइवेसी का भी हनन है इसके तहत, साथ ही साथ हमारे अधिकारों का हनन है, और यौन अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। और अगर मैं इसमें मुद्दे रखना चाहूँ, अगर आप यूपीएससी ओरिएंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहें और इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहें, तो शादी में मनमानी करने का तरीका भी कहा जा रहा है इसको, कि ये मनमानी का कारगर तरीका है कि आप फोर्सेबल तरीके से रख सकते हैं। एक अलग होना चाह रहा है, दूसरा नहीं अलग होना चाह रहा, तो मनमानी का एक कारगर तरीका भी धारा 9 को बोल सकते हैं आप, और तलाक से बचने का भी एक कारगर तरीका बोल सकते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे नाम हैं, आपसे सीधा इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि धारा 9 के बारे में आप क्या सोचते हैं, होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, इसके लूज पॉइंट अर्थात इसके वीक पॉइंट क्या है। तो वीक पॉइंट यही हैं, क्योंकि हमें बंद कमरे में नहीं पता कि हस्बैंड और वाइफ में हुआ क्या है, उनके आपस में विचार क्यों नहीं मिलते, किसको यौन अपराध में कहेंगे, हम कैसे जज कर पाएंगे कि हाँ हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से प्रताड़ित है, क्यों प्रताड़ित है। चलिए लड़ाई हुई, सामने पड़ोसियों में देख लिया, तू तो मैं हो गई, या घर में परिवार को पता है कि लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी बातों पर बंद कमरे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ज़बरदस्त हुई। बिल्कुल ये एक सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आज हस्बैंड का मन है तो वाइफ का भी मन हो, वाइफ का मन है तो हस्बैंड का भी मन हो, या फिर वो जान पूछ के ही करती है कि उनका मन होगा तो मेरा नहीं होगा, मेरा होगा तो उनका नहीं होगा। अब हम कैसे जज कर पाएंगे कि किस जज करने का तरीका क्या होगा, यौन अपराध की यौन शोषण हुआ बंद कमरे में या नहीं हुआ शादी में, और होता भी है, ऐसा नहीं है।
और एक बात और कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको किसी के साथ ज़बरदस्ती, अपने पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती करने का लाइसेंस भी नहीं मिल जाता। ये बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि आपको शादी हो गई है, आपको अपने हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती करने का लाइसेंस भी नहीं मिल जाता कि आप ज़बरदस्ती करेंगे। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी सोच है, उसकी कोई बीमारी हो सकती है, उसको कोई परेशानी हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, वर्क को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, और आप ज़बरदस्ती करें उस समय, तो ये भी नहीं है। तो बहुत शादी मैं अगर आपको कहूँ तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पर्टिकुलर कुछ कह पाना, जैसे आरक्षण की तरह, आरक्षण के बारे में भी पर्टिकुलर एक रिजल्ट पर पहुंच पाना अभी मुश्किल है। और फैमिली मैटर्स में भी पर्टिकुलर एक ऑथेंटिक सोच बना लेने की नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फैमिली, अगर हम फैमिली को देखते हैं तो फैमिली की बात करें तो फैमिली में झुकना पड़ता है, एक दूसरे को झुकना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, कभी कभी अपने से ऊपर अपनों के अधिकारों को रखना पड़ता है, अपने से ऊपर अपनों के बारे में सोचना पड़ता है, अपने को नीचे रख के अपनों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। और अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वो सभी को स्वतंत्र मानता है। बच्चों के भी अपने मूल अधिकार हैं, आदमी के भी हैं, औरत के भी हैं, सभी, बूढ़े हैं आप, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, जेंट्स हैं, आप थर्ड जेंडर हैं, आप XYZ, आप कोई भी हैं, सभी के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। जानवरों के लिए भी होते हैं कि आप गलत तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस हो गया। पर फैमिली एक अलग आ जाती है। फैमिली में आप देखते हैं औरतें ज़्यादातर सबसे पहले सबको खिलाने के बाद खुद खाती हैं। तो अब इसमें हम कहें कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम तो साथ में ही बैठ के खाएंगे, हमें भूखा क्यों छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब वो खाने बैठते हैं सब्ज़ी ख़त्म, क्योंकि हम हिंदू कल्चर में जानते हैं ये चीज़, आप लोग महसूस भी करते होंगे, सबसे लास्ट में खाती हैं, अपने से ज़्यादा औरों को ध्यान रखती हैं। वाइफ ज़्यादातर जो हमारी माताएँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो अपने से ज़्यादा ध्यान रखती हैं अपनों का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने लिए खुद तब जब जाएंगी अस्पताल में जब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी कि अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरा काम चल ही नहीं पाएगा बिना डॉक्टर के, वरना छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वो कुछ मानती नहीं और अपने काम में लगे रहती हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे महिलाएं एनीमिक होती हैं, खून की कमी जिनमें होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती। अब इसको हम ये बात कहें कि ये फंडामेंटल राइट्स है, हमें तो खाना है, मुझे तो ये चाहिए, तुमने एक गिलास दूध पिया, तो ये कुछ अलग हो जाता है। फैमिली का मतलब ही एक दूसरे की समझना, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के साथ रहना, और झुकना भी पड़ता है। कभी कभी अपने को दबाना पड़ता है अपनों के लिए, अपनी सोच को भी दबाना पड़ता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बड़े हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे घर में बड़े हैं, वो कुछ कह रहे हैं या फिर कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, सपोज दैट व्रत रखना हमें पसंद नहीं है कि हम व्रत रखें, पर हमारे बड़े कह रहे हैं कि बेटा हमारे यहाँ रिवाज है व्रत रख लो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खाते पीते व्रत रख लीजिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारे बड़े हैं उनको खुशी मिल गई, क्योंकि उनके भी अपने विचार हैं। हमें अपने विचारों के साथ अपने बड़ों के विचारों को मेल करते हुए चलना पड़ता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारे बड़ों को भी ये करना पड़ेगा कि जो हमारे समय है वो बदलता जा रहा है, तो इस हिसाब से बड़ों को भी सोच बदलनी होगी और थोड़ी सोच हमारे बच्चों को भी बदलनी होगी, जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको भी बदलनी होगी। अब सपोज दैट घर में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे बड़े हैं, ये हमारे फादर हैं, हमारे ब्रदर हैं, अपनी वाइफ पर, अपने बहन पर ज़बरदस्ती कुछ कह रहे हैं कि आप पढ़ो मत, ये मत करो, या फिर हाथ उठाते हैं, मार पिटाई होती है, तो यहाँ हमारा बोलना सही है, ये सही है। हमें जागरूक भी होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, पर हमेशा हर चीज़ पे तीर तलवार उठा लेना ऐसा नहीं होगा। मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक फैमिली में वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक फैमिली, फिर मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहूँगी कि फैमिली में किसी भी तरीके का हम सिचुएशन बहुत सारी हो जाती हैं, समस्याएं बहुत सारी, हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। यही ऐसी कुछ हमारी धारा 9 है।
हम इसमें पर्टिकुलर एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, क्यों कोई अलग रह रहा है, रीज़नेबल क्या कारण है, क्या ऐसा हो गया। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चाहता कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर दे बिना किसी रीज़न के। अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं धारा 9 के बारे में, आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। क्या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर कुछ इशू हैं इस धारा 9 में जो बदलने चाहिए, क्योंकि समय की मांग होती है बदलाव, प्रकृति का नियम है बदलाव। तो क्या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ ऐड ऑन होना चाहिए या फिर कुछ हटाना चाहिए, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, क्योंकि समय प्रकृति हम और आप सभी में बदलाव होते रहते हैं, तो बदलाव की ज़रूरत कानूनों में भी होती है। तो क्या इसमें बदलाव होने चाहिए या नहीं, आप क्या कहते हैं, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या समझना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।